یہ ہے ओमान। सऊदी अरब और यूएई जैसे अमीर तरीन मुल्कों के दरमियान एक छोटा सा मुल्क। ओमान का नाम सुनते ही जहन में आता तो होगा कि शायद ओमान भी दूसरे अरब कंट्रीज की तरह बहुत अमीर होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ओमान अपने आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल मुल्क है। आज ओमान की इकोनॉमी ज्यादा तो नहीं है, मगर आज ओमान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर ओमान इनसे बेनिफिट उठाए और अपने विजन 2040 में कामयाब हो जाए तो ओमान आने वाले चंद ही सालों में यूएई और कतर जैसे मुल्क को पीछे छोड़कर दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और गल्फ की नई सुपर पावर भी बन जाएगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप जान जाएंगे कि कैसे ओमान दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। वैसे तो ओमान की हिस्ट्री काफी पुरानी है। ओमान शुरू से ही अपने बेहतरीन ट्रेड रूट की वजह से काफी फेमस है, लेकिन 1508 में पुर्तगीज ने इंडियन ओशन पर डोमिनेंस के लिए और ओमान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से ओमान पर कब्जा करके इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। लेकिन पुर्तगीज का ये कंट्रोल ओमान पर सिर्फ 140 साल तक ही रहा और फिर ओमान के ये रबूदा ट्राइब ने लोकल ओमानीज के साथ इकट्ठे होकर स्ट्रगल की और पुर्तगीज को ओमान छोड़ने पर मजबूर कर दिया और मस्कत का कंट्रोल वापस ले लिया और फिर यहाँ से शुरुआत हुई ओमानी सल्तनत की। पुर्तगीज पहले ही ओमान को गोल्डन इरा में दाखिल कर चुके थे और फिर ओमान ने इन्हीं की ट्रेड रूट से फायदा उठाते हुए पूरे इंडियन ओशन में ट्रेड का जाल बिछा दिया, जिसके जरिए वो आज के ईरान, इंडिया, चाइना, हत्ता के पाकिस्तान और ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट तक की सारी ट्रेड का कंट्रोल ओमानी सल्तनत के कंट्रोल में था। ओमान उस वक्त अपनी ट्रेड में इस कदर आगे जा रहा था कि ओमान के मस्कत से लेकर साउथ अफ्रीका के जंजबीर तक का सारा हिस्सा ओमानी सल्तनत ही माना जाता था और ओमान को जेनिथ ओमानी मैरीटाइम पावर माना जाने लगा। इसी दौरान पूरे इंडियन ओशन की तमाम ट्रेड और पोर्ट्स के नेटवर्क का कंट्रोल भी ओमानी सल्तनत के जिम्मे ही था। लेकिन 1750 में ओमान के रूलर इमाम की डेथ के बाद ओमान फिर से इकोनॉमिकली नीचे जाना शुरू हो गया। ज़ंज़ीबार और ओमान का कनेक्शन कट ऑफ हो गया और इसी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ओमान में गुलामों की ट्रेड भी की जाने लगी। फिर 18th सेंचुरी में रूलर ऑफ ओमान और ब्रिटिश के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके मुताबिक ब्रिटिश ओमानीज की प्रोटेक्शन करेगा और बदले में वो ओमान की पोर्ट्स और जमीन का इस्तेमाल कर पाएगा। ये एग्रीमेंट 1951 में जाकर खत्म हुआ और इसी साल ओमान ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल से आजाद हो गया तो ओमान के सुल्तान बने सईद बिन तैमूर। ओमान के ये सुल्तान यूरोप को और उसकी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बहुत ज्यादा अल्ट्रा कंजर्वेटिव थे, इस हद तक कि इन्होंने ओमान में होने वाली तमाम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बैन कर दी। यहाँ तक कि इस हद तक सख्ती की गई कि लोग 15 मिनट से ज्यादा पब्लिक में बात नहीं कर सकते थे, सनग्लासेस नहीं पहन सकते थे, स्मोकिंग नहीं कर सकते थे, जिसके नतीजे में ओमान के लोगों में डिस्टर्बेंस बढ़ने लगी और सुल्तान की पॉपुलैरिटी पूरे ओमान में गिरने लगी। और यही वो वक्त था जब ओमान से तेल डिस्कवर हुआ था। ओमान की ऑयल इंडस्ट्री बूम कर रही थी और सारा यूरोप इस तेल पर डिपेंडेंट था और ओमान में होने वाले अनरेस्ट की वजह से ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि ओमान जैसा कंट्री जो कि ब्रिटिश के लिए जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है उनके हाथ से जाता रहे। जिससे बचने के लिए ब्रिटिश ने 1970 में सुल्तान के बेटे कबूस बिन सईद को अपने ही बाप के खिलाफ उकसाया और 23 जुलाई 1970 को सुल्तान के अपने ही बेटे ने उसकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और बन गया ओमान का नया सुल्तान कबूस बिन सईद। और फिर सुल्तान कबूस का दौर ओमान के लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित होने वाला था, क्योंकि सुल्तान कबूस एक बहुत ही कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। क्योंकि वो ज्यादा अच्छे डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन ओमान के लोगों के लिए ये किसी मसीहा से भी कम नहीं थे। उन्होंने पूरे ओमान और ओमानी सोसाइटी को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1970 में जब वो सुल्तान बने तो पूरे ओमान में सिर्फ 3 स्कूल, 19 हॉस्पिटल और 10 किलोमीटर की एक पक्की सड़क थी। लेकिन अगले सिर्फ 15 सालों में सुल्तान ने ओमान का नक्शा ही बदल दिया। तेल और गैस से आने वाले पैसे से 500 स्कूल, 100 से ज्यादा मेडिकल हॉस्पिटल्स और 3000 किलोमीटर तक की पक्की सड़कें बन चुकी थी। इसके अलावा इन्होंने सुल्तान बनते ही ओमान में गुलामी पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। औरतों को वोटिंग राइट्स दिए गए ताकि वो भी म्यूनिसिपल काउंसिल के
मेंबर्स चुन सकें। इसके अलावा सुल्तान ने मुल्क में शेल और दूसरी ब्रिटिश ऑयल कंपनीज को ओमान में आने की दावत दी और इन तमाम आने वाली कंपनीज के लिए ये बात लाजम थी कि वो लोकल ओमानी वर्कर्स को रखेंगे और इन्हें तमाम तरह की ट्रेनिंग देंगे ताकि ओमान आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन कंपनीज और फॉरेन लेबर्स पर डिपेंडेंट खत्म कर सके। सुल्तान कबूस ने तेल और गैस से आने वाला सारा पैसा अपने लोगों की खुशहाली के लिए खर्चना शुरू कर दिया, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मजीद बेहतर से बेहतर होने लगा। इसके अलावा ओमान में हर तरह का रिलीजियस फ्रीडम दिया गया, चाहे सुन्नी हो या शिया हो, उसे हर तरह के राइट्स दिए गए। इसी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से ओमान की पॉलिटिकल साइड बहुत स्टेबल है। पूरे ओमान में कोई भी इस पॉलिटिक्स का बागी नहीं है। ओमान पूरे मिडिल ईस्ट में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में भी बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हो या फिर कतर का बॉयकॉट। इसी वजह से ओमान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मॉडरेटर का रोल अदा करता है। 2015 में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली न्यूक्लियर डील ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी ओमान के थ्रू ही की गई थी। आने वाले सालों में ओमान के पास ऐसे कौन से प्लान्स हैं जो इसकी इकोनॉमी को इस कदर बूम करेंगे कि वो ओमान को अमीर 3 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल करने जा रहे हैं। नंबर 1 पर है ओमान के नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओमान के नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, बल्कि ओमान के माउंटेन्स और डेजर्ट्स के नीचे बेपनाह नेचुरल रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। ओमान गोल्ड, कॉपर, क्रोमाइट और जिप्सम जैसे रेयर मिनरल से माला माल है, जो ओमान के लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि ओमान अभी तक सिर्फ ऑयल और गैस पर ही डिपेंडेंट है और ओमान से तकरीबन 9 लाख बैरल से ज्यादा का ऑयल एक दिन में निकलता है। इसी वजह से बहरीन और ओमान मिडिल ईस्ट के ऐसे कंट्री हैं जहां से सिर्फ अगले 10 सालों में ही ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिसका बेहतरीन सोल्यूशन है ओमान में मौजूद दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा उठाना। 2023 में ओमानी जियोलॉजिकल सर्वे की मदद से ओमान की साउथ वेस्ट में मौजूद दोफर में ही 70 से ज्यादा पोटेंशियली माइनिंग साइट्स डिस्कवर हो चुकी हैं और ओमान में 2023 में ही मिनरल्स वेल्थ लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया की बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज ओमान में आकर माइनिंग करेंगी। ओमान की गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनीज मिलकर न्यू माइनिंग जोन्स डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही ओमान ने गोल्ड माइनिंग के मल्टीपल लाइसेंस इशू किए हैं, जहां से हाई ग्रेड डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। यहाँ मिनरल सिर्फ एक्सपोर्ट का जरिया ही नहीं, बल्कि ये मिनरल्स ओमान की लोकल इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट करेंगे। यही वजह है कि चाइना, रशिया और जर्मनी अब ओमान के माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 2040 तक ओमान की जीडीपी का एक बहुत अहम हिस्सा होगा। ओमान की इकोनॉमी को जो चीज बूस्ट करने जा रही है वो है ओमान का विजन 2040, जो कि 2019 में शुरू किया गया है, जिसका मकसद है ओमान को एक ऐसा मुल्क बनाना जो बिल्कुल ऑयल पर डिपेंडेंट ना हो। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक ओमान में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ टूरिज्म और सबसे अहम इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ट्रेड पर काम किया जाएगा। यही वो प्रोजेक्ट है जो 2040 तक ओमान की तकदीर मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक ओमान सुल्तान हेतम सिटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। शायद आपको ये बात जानकर हैरत हो कि पूरे ओमान में सिर्फ एक ही टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जिसके सिर्फ 16 फ्लोर्स हैं। इसके अलावा पूरे ओमान में कोई भी टॉलेस्ट बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर मौजूद ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही ओमान का सारा फोकस ओमानी कल्चर और नेचुरल आर्किटेक्चर को बनाने में रहा है और इसी ने ओमान को ऐसी नेचुरल ब्यूटी दी जिसकी वजह से ओमान को स्विट्जरलैंड ऑफ गल्फ भी कहा जाता है। ओमान का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि उसके पास है दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। ओमान की हिस्ट्री में भी ओमान अपने इसी ट्रेड रूट की वजह से ही काफी फेमस था। अब इस पॉइंट से दुनिया का 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल गुजरता है और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे चाइना, जापान और इंडिया में इंपोर्ट होता है। इसी वजह से ये रास्ता पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए इस कदर ताकतवर है कि जिसने इसको कंट्रोल किया उसने वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। वैसे तो ये रूट ओमान के अलावा ईरान के बॉर्डर के साथ भी लगता है, लेकिन ईरान के साथ लगने वाली ये ट्रेड रूट और वहाँ बनने वाली पोर्ट्स इतनी गहरी नहीं है कि वहाँ से शिप्स गुजर सके और रीफ्यूलिंग का काम कर सके। इसीलिए ये बेनिफिट भी ओमान को ही हासिल है। ओमान के पास 3 बड़ी पोर्ट्स हैं, लेकिन सबसे अहम दक्कम पोर्ट है।
दक्कम पोर्ट प्रोजेक्ट भी ओमान के VN 2040 का हिस्सा है, जिसके मुताबिक ओमान अपनी दक्कम बंदरगाह के डीप होने की वजह से इस बंदरगाह पर ऑयल रिफिलिंग हब और एक्सपोर्ट फ्री जोन बनाएगा। यानी जो भी शिप ओमान के इस बंदरगाह पर आके रुकेगी वो ऑयल रिफ्यूलिंग करवा सकती है और उससे यहाँ रुकने के कोई टैक्स और पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। यही वजह है कि चाइना, इंडिया और यूरोप के इन्वेस्टर्स ओमान के इस प्रोजेक्ट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का कंट्रोल सिर्फ एक जियोग्राफिकल एडवांटेज ही नहीं, बल्कि ये ओमान के लिए पोर्ट हब बिजनेसेस, इंटरनेशनल नेवल कॉरपोरेशन और डिजिटल ट्रेड का एक गोल्ड माइन बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी दुनिया और ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर ओमान इन तमाम प्रोजेक्ट्स में कामयाब हो गया और VN 2040 ओमान के लिए अच्छा साबित हुआ, तो ना सिर्फ ओमान की GDP की डिपेंडेंस ऑयल पर 80% से कम होकर 10% तक रह जाएगी, बल्कि ओमान को एक ऐसी इकोनॉमी बना देगा जो ओमान को दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर सकती है। आज दुनिया सिर्फ दुबई और कतर को देखती है, लेकिन आने वाले कल ओमान उस लिस्ट का लीडर बन सकता है। क्या वाकई दुनिया ओमान का ये नया रूप देख पाएगी? इसके बारे में आपकी क्या सजेशन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है हमारी वीडियोस आपको पसंद आएंगी। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।